ना ये बहुत बड़ा हमला था और बहुत ही सेंसिटिव जगह के ऊपर था। हमारे लिए बहुत ज्यादा माशी दचका बन सकता था। सराहना चाहिए उन हजरात को जिन्होंने इसका मुकाबला किया और ये सारा 6 से 8 मिनट के अंदर ये किस्सा खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर सवालात बिल्कुल पैदा होते हैं कि इस तरह के जो हमले जो इतनी प्लानिंग के साथ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर सबका स्वागत है। कल पाकिस्तान के कराची शहर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान मीडिया ने हमले का जिम्मेवार भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ को ठहराया। असल में ये हमला सिर्फ 8 मिनट के लिए चला, ऐसा पाकिस्तान मीडिया कह रही है। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब यह हमला चल रहा था तब पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज ऐसे चल रहा था जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कभी सुना है कि किसी जगह पे टेररिस्ट अटैक चल रहा हो और उस जगह पे सारा काम चालू है? और ना तो हमले के बाद सिक्योरिटी स्कैनिंग या सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग खाली करवाई गई थी। तो ऐसा लगता है कि एक सोची समझी चाल के तहत पाकिस्तान ने हमले का नाटक रचाया और उस हमले का जिम्मेवार भारत को ठहराया ताकि उसकी टेररिज्म की यानी दहशतगर्द कार्रवाइयों पर पर्दा डाल सके। पाकिस्तान की मौजूदा हालत हर फ्रंट पर खराब है। FATF की तलवार अभी भी पाकिस्तान के सर पर लटक रही है। तो ऐसे वक्त पर उसकी दहशतगर्द कार्रवाइयों पर से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने इस हमले का नाटक किया और उसका आरोप भारत पर लगाया। तो आइए ये वीडियो देखते हैं और ISPR के चंगुल में जकड़ा हुआ पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, ये देखेंगे। कराची में सुबह आया पेश दहशतगर्दी का एक वाकया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमले के हवाले से, और इस कार्रवाई को बुरे तरीके से नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों की कोशिश थी कि पाकिस्तान का अमन सबोताश किया जाए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए, लेकिन इसके बरक्स उन्हें मुंह की खाना पड़ी। जबकि ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शहीद हुए। ताहम DG रेंजर्स और पुलिस चीफ ने वाकये में रॉ के मुलव्विस होने का इशारा दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें उन्होंने तफसीलन बातचीत की, लेकिन वो बात उन्होंने इन दहशतगर्दों के हवाले से और जिन एजेंसी से इनका ताल्लुक इस हवाले से वो दिया, वो आपको सुनवाते हैं। आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी वसाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता, और उसमें सरफहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने है। अब जिस तरह से इनसे चीज़ें बरामद हुई हैं, बारूदी मवाद बरामद हुआ है, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये कोई मामूली से चोर डकैत के डाकू नहीं थे जो कि हमले को सिर्फ यरगमाल बनाकर वहां पर रखना चाहते थे। जिस तरह की दस्ती बॉम्ब और हैंड ग्रेनेड उनसे बरामद किए गए हैं, 47 राइफल्स उनसे बरामद की गई हैं, उसके बाद कुछ शुबा रह नहीं जाता है कि ये दहशतगर्द है। बहरहाल सवाल हमारा फिर से वहीं पर स्टैंड कर रहा है कि क्या कोई शक रह गया है कि मोदी सरकार रॉ इन हमलों में मुलव्विस ना हो? NBC वेरी क्विकली विद इन 90 सेकेंड्स। बिल्कुल सही बात है। रॉ भी हो सकती है, मोसाद भी हो सकती है, और भी कई ग्रुप्स हैं गैर मुल्कियों के जो कराची और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाहते हों। कैफी आज़मी बहुत बड़े शायर हैं, उनका बहुत पुराना शेर है। अब उसको मैं आज के दौर में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कब से प्लान तैयार था। अजब क्या दामन यूसुफ की अजमत उनको मिल जाए, अजब क्या दामन यूसुफ की अजमत उनको मिल जाए, कराची में जो कुछ तारे गरीबा छोड़ आया हूँ। कैफी आज़मी है। कौन से तारे गरीबा थे, कौन सी अजमत की बात कर रहे थे? बहुत अच्छी गज़ल है, लेकिन बहुत सियासी गज़ल है। कराची में जो कुछ आज हुआ, आया चुंडीगढ़ रोड पे हुआ, पुराना मैकलोड रोड है, बादशाह सलामत के लिए बनाया गया था, किमाड़ी से गवर्नर हाउस तक जो अब गवर्नर हाउस है।
और ये वो सड़क है जिस पर 34 मालियाती इदारों के हेडक्वार्टर्स हैं। पुलिस का हेडक्वार्टर है, पुलिस का सिटी हेडक्वार्टर है, मीडिया के ऑफिस हैं। उसके बाद अगर आप मुड़ जाएं शाइन कॉम्प्लेक्स से तो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। ये वो महफूज तरीन इलाका है जिसको हम वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं और दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं बॉम्बे की। इस इलाके में ये वारदात होना बहुत प्लानिंग की बात है, बहुत बड़ी प्लानिंग की बात है। माणीपुर से वो आते हैं, एक्सप्रेसवे के रास्ते आते हैं, टावर पे उतरते हैं, टावर से उतर के स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचते हैं। सवालात तो आएंगे, सवालात खड़े होंगे, लेकिन हमारे जवानों ने, मैं भी सलाम पेश करता हूँ उनको, बिल्कुल बिल्कुल, जो पहली जगह पहली पोस्ट के ऊपर थे, उन्होंने वहीं से मुकाबला शुरू किया और 2 को वहीं मार गिराया और 2 खुद भी शहीद हो गए। एक का नाम जतोई है, एक का नाम सोमरो है। चले एनबीसी पॉइंट आपका आ गया मासूद के साथ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने पहले कहा था कि वक्त मुख्तसर है मेरे पास इस सेगमेंट के लिए। जनरल साहब, आपका आंसर विद इन 90 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले तो हमें सराहना चाहिए उन हजरात को जिन्होंने इसका मुकाबला किया और ये सारा 6 से 8 मिनट के अंदर ये किस्सा खत्म कर दिया, वरना ये बहुत बड़ा हमला था और बहुत ही सेंसिटिव जगह के ऊपर था। हमारे लिए बहुत ज्यादा माशी दचका बन सकता था। और दूसरी बात ये है कि जैसा ये हमला था, इसमें जिस तरह का इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, जितना साजो सामान था, जितनी तैयारी, और फिर पैसा आप देखिए कि गाड़ी नई खरीदी गई जो इस्तेमाल हुई इसमें, तो लाखों रुपया इस पे खर्च हुआ। तो लाखों रुपया कोई किसी आम आदमी के लिए या किसी छोटे मोटे ग्रोह के लिए इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट पे खर्च करना या एक वाक़े पे खर्च करना आसान नहीं है। इसमें हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस दफा मैं बड़ा खुश हूं कि हमारी हुकूमत ने भी खुल के नाम दिया है और रॉ का नाम दिया है, भारत का नाम दिया है, काश ये NDS का भी नाम दें, क्योंकि इनके ट्रेनिंग सेंटर जहां ये ट्रेन किया जा रहा है इनको, वो अफगानिस्तान में। प्लानिंग ठीक है कि दिल्ली में होती है, रॉ हेडक्वार्टर है, वहां से प्लान करके टास्क दिया जाता है एजेंट्स को, लेकिन ट्रेनिंग इनको साजो सामान अफगानिस्तान में मुहैया किया जाता है। तो ये उस लिहाज से हमें अपनी पॉलिसी में ये तब्दीली करनी होगी कि अब दुनिया को खुल के बताना होगा कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है वो कौन कराता है, ताकि ये जो 3-4 दिन पहले हमें स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्री रिपोर्ट आ गई कि जी पाकिस्तान में सेफ हेवन्स है, उन तमाम मुनाफिक कुव्वतों को हमें बताना होगा कि ये सेफ हेवन्स यहाँ नहीं है, ये अफगानिस्तान में है, भारत में है, वहां से ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान मादरत खाना रवैया इख्तियार करने की बजाय एक अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करे और दुनिया को बताए कि कौन टेररिज्म करवाता है। रज़ा रूमी साहब, ब्रह्मा माह 10 जून, 16 जून और आज का वाकया, बताइए आपका ओपिनियन क्या है इस पे? जी देखिए, बात यह है कि ये तो बड़ा ही इस अटैक की जाहिर बात है, एक तो सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो कमर्शियल और माशी नर्व सेंटर है, ये जगह जहाँ पर इस पर को अटैक किया गया, और बड़ा क्लियर एक वाज़े सिग्नल था कि जो वो अचीव करना चाह रहे थे दहशतगर्द, और वो अच्छी बात है कि उसको रिपेल किया गया। लेकिन यहाँ पर सवालात बिल्कुल पैदा होते हैं कि इस तरह के जो हमले जो इतनी प्लानिंग के साथ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। क्या इनके बारे में पेशगी इतलात नहीं होती? क्या इसके बारे में इंटेलिजेंस उस तरह से गैदर नहीं होती? स्पेशल ब्रांच है पुलिस की, IB है, दीगर बहुत सारे इदारे हैं, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि ये लोग इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। फिर उसके अलावा पूरी मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर यहाँ पर सेंट्रल एक जगह पर पहुँचना, और जाहिर बात है कि उसमें कराची में पुलिस भी है, रेंजर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये इससे पहले चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर शायद हमला हुआ था, और वहाँ भी हमारी जो पुलिस थी और हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने बड़ी बहादुरी का, मगर बात वहीं पे आती है कि इस तरह के हमलों के लिए जो है हमें अपनी जो निज़ाम है वार्निंग का और इंटेलिजेंस गैदरिंग का, उसको बेहतर करना है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पे पुलिस को या रेंजर्स को शक हो कि यहाँ पर हब्स हैं, ये सेल्स मौजूद हैं, उनके बिल्कुल एक अलर्ट जो है वो इन लोगों ने सूरत हाल पैदा कर दी है। रज़ा रूमी साहब, पॉइंट आपका आ गया। सॉरी टू इंटरप्ट यू। बुखारी साहब, वेरी क्विकली। जी, सबसे पहले तो हमें वाकई में सलाम करना चाहिए शहीद कांस्टेबल खलील को, कांस्टेबल रफ़ीक को, उन गार्ड्स को और रेंजर्स के जवानों को जिन्होंने 8 मिनट में इतनी बड़ी जो है
दहशतगर्दी की कार्रवाई उसको नाकाम बनाया। और सलाम पेश करना चाहिए कराची स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूद लोगों को जिन्होंने 1 मिनट के लिए भी डिसरप्शन नहीं होने दी, क्योंकि मकसद तो इनका यही था कि इसको डिसरप्ट कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो मुआशी तौर पे। दूसरी बात यह है कि ये चूँकि क्लियरली BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम कर लिया है और BLA के बारे में कोई शक ही नहीं पाया जाता कि उनको फॉरेन स्पॉन्सरशिप आती है, जिसमें मेनली रॉ और दूसरा नाम मोसाद का जनरल साहब ने और नासिर भाई ने दोनों ने लिया, तो उनकी मेजर फंडिंग आती है और यकीनी तौर पे उनकी सपोर्ट इन्हें हासिल है। और मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि हम आए दिन इंडियन ऑफिशियल से ये सुनते रहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वहाँ पे कुछ भी हो जाए, तो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसको हम इंटरनेशनल फोरम पे पेश कर सकते हैं, तो हमें भी ये बातें जो हैं दुनिया के सामने रेगुलरली पेश करनी चाहिए। देखिए, सिंध में ये 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा वाक़या है। पहले वाक़े में एक सिंध लिबरेशन फ्रंट या आर्मी नाम की एक तंजीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेनेड अटैक्स जो रेंजर जवानों पे हुए या पुलिस पे हुए उसकी कबूल की, जिसका मतलब है कि वहाँ तक इनकी रसाई हो चुकी है। और वही बात, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग बेहतर होनी चाहिए, चूंकि पहले तो बलोच लिबरेशन आर्मी चल रही थी, तो अब तो सिंध भी आ गया है, तो हमें ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। पॉइंट आगे बुखारी साहब। अमीर, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पुलिस को, सिंध पुलिस को, और वो जो गार्ड्स थे जिन्होंने ज़बरदस्त रिस्पांस टाइम किया। अगर वो दहशतगर्द दाखिल हो जाते, आपके मुल्क की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो दाखिल हो जाते वहाँ पे, वो गोलियों की बौछार कर देते, जानी नुकसान तो एक तरफ होता, लेकिन आपकी परसेप्शन दुनिया में कहाँ जाती कि आपकी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरी बड़ी ज़बरदस्त बात ये हुई कि जब ये वाक़या हुआ तो पहले चंद सेकंड्स में तो फौरी तौर पर डिप कर गई आपकी स्टॉक मार्केट और क्रैश कर गई एक तरह से आपका इंडेक्स जो है, लेकिन ठीक 40 मिनट के बाद ये वापस प्रॉफिट पे चली गई। ये है रेजिलियंस हमारे मुआशरे के अंदर किसी न किसी हद तक। जहाँ तक भारत और रॉ का मामला है, देखें अभी हाल ही में MQM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अनवर ने जो एतराफ़ी बयान की, बल्कि जो एतराफ़ जुर्म किया है कि हमें भारत MQM को फंडिंग करता था और ये हमारी पार्टी पॉलिसी थी कि हम उनसे पैसा लेंगे। जब एक मुल्क की सियासी जमात का एक सीनियर मेंबर ये एतराफ़ जुर्म कर रहा है, तो बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बलोच रिपब्लिकन आर्मी हो, लश्कर बलूचिस्तान हो, बड़ी तंजीमें बलूचिस्तान के अंदर, उनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पैसा नहीं खाएंगे इनसे, या वो दहशतगर्दी के लिए, अस्करियत पसंदी के लिए और अलहदगी पसंदी के लिए वो ये पैसा रॉ से या भारत से नहीं लेंगी। फिर जो इस वक्त लद्दाख के अंदर जो मुंह की खानी पड़ी है मोदी को, उसके बाद मोदी के पास 6 ऑप्शंस थे कि वो अपनी कौम के सामने सुरखरू होता। इस वक्त इतनी जिल्लत और ख्वारी हो रही है उसकी अपनी कौम के सामने, उन 6 में से एक रास्ता था कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान को सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका आ गया है, लेकिन हमारे तज्जियाकारों के सभी के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं रह गया, बल्कि यकीन के साथ ये बात की जा सकती है कि इस हमले में रॉ और मोदी सरकार इन्वॉल्व है।